हेलो गाइस, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक है, देखिए आप क्या समझते हैं एक लड़का होने से या एक लड़की होने से, या आप हमेशा अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो। देखिए ये सब चीज़ें ना हमारे दिमाग में ही रहती हैं कि ठीक है, हमें हमारे समाज से, हमारे परिवार से हमें सब कुछ सुनने को समझने को मिलता है, हम वहीं से सीखते हैं और उसी तरह से हमें बिहेव करते हैं। ये लिंग निर्धारण, लिंग बोध ही हमारे अंततः हमारे निर्णयों का निर्धारण करते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कितनी देर तक घर से बाहर रहना है, बड़े होके क्या बनना है, कितनी ऊंची आवाज़ में बात करनी है। ये सभी का निर्धारण लिंग बोध करता है, जेंडर करता है। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग वर्ग कौन डिसाइड करते हैं? जेंडर। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि लड़के और लड़कियों में कैसे जेंडर बेस पे काफ़ी बार डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, कैसे उन दोनों को बड़ा किया जाता है, किस भेदभाव के साथ, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? अच्छा जी, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना कि लड़का इस वे में बड़ा होगा, लड़की का यही पर्टिकुलर काम है, लड़कियां सिर्फ यही काम करेंगी, घर के अंदर रह के घर का काम करना, घर संभालना लड़कियों का काम होता है, बाहर जाके कमाना, फौज में लगना, ये सब काम लड़कों का होता है। तो ये हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ये बातें डाली है और हमारी मानसिकता फिर ऐसी ही हो गई है कि हाँ, लड़के और लड़कियों के यही काम है जो पहले से तय हो चुके हैं। ठीक है, उनके अलावा हम और कुछ काम नहीं करेंगे, ये पहले से तय जो काम है यही लड़कों के हैं, यही लड़कियों के हैं। तो ये कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, उनके बेसिस पर हम उनको फॉलो करते हैं। ये हम पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। क्लास 6 के एनसीईआरटी में भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी और आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी में भी फर्स्ट चैप्टर में समानता का टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। उसमें हमने कंप्लीट इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, हर बेस पे, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एवरीथिंग। यहाँ पे हमारा फोकस ओनली जेंडर पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। देखिए, लड़का या लड़की होना किसी की भी अस्मिता, यानी कि किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान होती है कि वो लड़का है या लड़की है, उसकी अस्मिता है। ठीक है, जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार है, उसे स्वीकार करने योग्य है। मतलब कि हम जहाँ पैदा हुए हैं, हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी, वो हमें बताते हैं कि तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसा बिहेव करना चाहिए, तुम लड़के हो तो तुम्हें ऐसा बिहेव करना चाहिए। ठीक है, वो बताते हैं कि तुम इस तरीके का बिहेव करोगी तो ये एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज तुम्हारी शादी हो जाएगी, ससुराल में जाओगी, तुम इतनी तेज़ आवाज़ में बोलोगी तो तुम्हें वहाँ सब डांटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मतलब उन्होंने ऐसी मानसिकता बना रखी है कि लड़कियों को हमेशा धीमी आवाज़ में, धीरे मृदुभाषी होना चाहिए और लड़के वो रोबदार एटीट्यूड के होने चाहिए, दबंग होने चाहिए एकदम। तो ये सब मानसिकताएं उन्होंने बना रखी है। ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि भाई वो कौन सी फील्ड में जाएंगी, टेक्निकल में जाएंगी या नहीं जाएंगी, साइंस की फील्ड में जाएंगी या नहीं जाएंगी। ठीक है, वो फ्लाइट उड़ाएंगी या नहीं उड़ाएंगी, वो सिर्फ घर का चूल्हा चौका करेंगी या बाहर जाके बिजनेस करेंगी, काम करेंगी। ये सब चीज़ें सोसाइटी तय करके रखती है पहले, और उनके विरुद्ध कोई जाता है तो उन्हें बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। लड़कियों को वो काफ़ी सुनती हैं, स्ट्रगल करके तब पहुंचती हैं। ठीक है, हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। देखिए, पहले एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, आपके सामने एक इमेज है कि लड़के और लड़की में कैसे भेदभाव होता है। ये आपके पास बॉय है, ये गर्ल है, ये इनका कोई पापा है या पेरेंट्स हैं, जो भी हैं। ठीक है, ये देखो, लड़की को तो झाड़ू दे रहे हैं और लड़की को पढ़ने के लिए बुक। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन घर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, घर से ही डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो रहा है कि पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ने के लिए, लड़कियों को घर का काम सिखाते हैं और लड़कों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। ठीक है, लड़कियों को झाड़ू दे रहे हैं और लड़कों को बुक्स। देखिए, मैं ये सब बातें मैं नहीं बोल रही, ये बुक बोल रही है। ठीक है, और ये हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि
आज हर जगह ऐसा ही होता है कि लड़कियां घर का काम करती हैं और लड़के पढ़ते नहीं। लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़कों से ज़्यादा पढ़ती हैं, बढ़ चढ़ के पढ़ती हैं और कामयाब भी होती हैं। लेकिन अभी भी बाकी हैं ये चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, सब कुछ नहीं, डिस्क्रिमिनेशन है अभी भी। तो वही बताया गया है कि कैसे हम बड़े होते हैं लड़के और लड़कियों के रूप में। वो फिर बाद का स्ट्रगल तो बाकी बात की बात नहीं है, लेकिन आज भी ये सब तो होता ही है ना कि लड़कियों को घर का काम सिखाया जाता है और लड़कों को पढ़ाई पे फोकस करने के लिए कहा जाता है। ये बातें तो होती हैं ना, आज भी होती हैं, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप कि लड़के को खेलने के लिए कार दी जा रही है और एक लड़की है उसको खेलने के लिए डॉल दी जा रही है। तो यहीं से कि तुम्हें तो बड़े होके ऐसा कुछ करना है, ठीक है, और तुम्हें अभी से उसके हाथ में गुड़िया थमा दी कि तुम्हें तो बड़े होके भी घर ही संभालना है, तो तुम ऐसे खेल खिलौना खेलो। उन्हें किचन सेट दिलाया जाता है खेलने के लिए, ठीक है, वो खाना बनाएंगी। उनके खेल भी अजीब व गरीब होते हैं लड़कियों के, ठीक है, और लड़के हमेशा ऐसे खेल खेलते हैं, उन्हें खिलौने भी ऐसे ही इसी टाइप के दिलाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, हम जहाँ पले बड़े हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस जैसी हमारी सोसाइटी है, वैसे ही हमारी थिंकिंग हो जाती है ना। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अलग अलग जगह की, उनसे हम समझते हैं। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, कि सामोआ द्वीप में बच्चे कैसे बड़े हुए थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, यानी कि 1920 में वहाँ के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। तो वो क्या करते थे, वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल करना, घर के काम करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे, यानी अलग अलग टाइम पीरियड पे, कि वो इतने साल के हैं तो उन्हें ये काम करना है। अब वो थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनका काम चेंज होकर अब उन्हें कुछ और सीखना है आगे। तो ऐसे उनका काम कैटेगराइज्ड होता था, ठीक है। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे, कि अभी इस लेवल के हो गए हैं कि वो अपने आप को खुद संभाल लेंगे, ठीक है। जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर, उनकी जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी कि भाई अब देखो बच्चे चलना फिरना उन्होंने शुरू किया, वो 1 साल के हुए तो उनकी केयर करना पेरेंट्स ने छोड़ दिया। अब उनके जो बड़े बहन भाई हैं वो उनकी केयर करेंगे, ठीक है। जो ब्राइस्टम भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे, वो भी खुद बच्चे हैं, उन पर जिम्मेदारी डाल दी जाती थी अपने छोटे बहन भाइयों को संभालने की। लड़के और लड़कियों दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी, ठीक है। लेकिन एक बार जब वे 14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डालियां बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को अधिकांश काम करना था तो लड़कियों उनकी मदद करनी होती थी। अब यहाँ देखिए वो सामोन द्वीप पे लड़के और लड़कियाँ कैसे बड़े होते हैं, कि जब बच्चे चलना शुरू कर देते थे तो माँ बाप उनकी केयर करना बंद कर देते थे। उनके बड़े बहन भाई जो स्वयं बच्चे हैं 5-6 साल के, वो उन बच्चों की केयर करते थे। उनमें लड़के और लड़कियां दोनों सम्मिलित थी। जब लड़के 9 साल के हो जाते तो उन्हें तभी बड़ा समझ लिया जाता था, उन्हें बाहर काम करने के लिए भेजा जाता था। लेकिन जब तक लड़की 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, उसे घर में रहकर ही काम करना पड़ता था, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। इसमें देखिए निम्नलिखित नीचे दिया गया है कि कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग होते थे, यानी कि वो जब तक 6th क्लास में पढ़ते थे वो एक स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद सभी के स्कूल अलग अलग, लड़कियों के स्कूल अलग और लड़कियों के स्कूल अलग 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 ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। अब देखिए कि आप ना ये पॉइंट आप नोट कीजिए, ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है, इनको दिमाग में रखिए। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था। वो खुले स्थान में खेलते थे, लेकिन लड़कियां
स्कूल की चार दीवारी की सुरक्षा के अंदर। ठीक है, स्कूल से लगा हुआ था, स्कूल के बाहर एक मैदान, वहां खेलते थे लड़के। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। यानी कि जिन गलियों को लड़के विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल करते थे, कोई वहाँ पे साइकिल चला रहा है, कोई खड़े होकर टाइम पास कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो गलियाँ सिर्फ लड़कियों के लिए घर से स्कूल और स्कूल से घर तक आने जाने का रास्ता थी। ठीक है, लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा स्कूल समूहों में ही जाती थी। शायद उनके मन में यह डर था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर कोई हमला ना कर दे। यानी कि लड़कियों को बताया जाता था कि तुम अकेले मत जाओ, तुम्हें खतरा है, ये है वो है, तुम सब इकट्ठा रहना चाहिए। तो ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके होते हैं। जरूरी नहीं कि आप जैसे बड़े हुए दूसरा बच्चा भी वैसे ही बड़ा हुआ हो सकता है कि आपके समाज में कुछ ज़्यादा रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, दूसरे समाज में उतनी ना हो। तो यहाँ आपके पास लड़कियों के साथ लड़कों में, लड़कियों में ज़्यादा भेदभाव हुआ हो सकता है किसी दूसरी जगह उतना भेदभाव ना होता हो। तो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे बड़े हुए हैं। ठीक है, हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। हमें ये पता है कि हमने अपनी लाइफ में क्या किया है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि सभी के साथ ऐसा होता है। ठीक है, यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमसे बहुत भिन्न था। क्यों? क्योंकि आज हमें जितनी आज़ादी मिल रही है, यानी कि आज की लड़कियों को जितनी आज़ादी मिल रही है, वो शायद हमारी मम्मियों को, दादियों को नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आता है। आपका बचपन जैसा बीता है शायद उनका उनसे भिन्न था। ठीक है, हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़की और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। कैसे? यह बहुत कम आयु में ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर इमेज में देखा, लड़कों को कार दी जाती है तो लड़कियों को डॉल दी जाती हैं खेलने के लिए। ठीक है, लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें क्यों दी जाती है? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा, कि लड़कों को ऐसा बनना है और लड़कियों को घर संभालना है। ठीक है, अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन ही छोटी छोटी बातों से बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करना चाहिए, लड़कों को रोब से बोलना चाहिए। ये सब तरीके हैं। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। ये सब बातें उनको यह बताती हैं कि जब आप बड़े होगे तो आपको ऐसा करने की, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बोलना चाहिए क्योंकि उन्हें बड़े होकर ससुराल जाना है, तो वहाँ क्या उनसे तेज आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बातें करेंगी। तो और लड़कों को रोब दिखा के बातें करनी चाहिए, लड़कियों को सहनशील होना चाहिए। हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ी थी सारी चीज़ें, है ना, कि लड़के और लड़कियों में कैसी हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, कि इन्हीं जो हमने रूल्स बना दिए, जो हमारे मन में धारणाएं हैं, जो मानसिकता है हमारी, उसी को फुलफिल करते हुए लड़के बढ़ेंगे और उसी को फुलफिल करते हुए लड़कियां बढ़ेंगी। यही काम है उनका जो हमने बना दिया, उन्हीं को पर चलेंगी, उन्हीं हमारे नक्शे कदमों पर चलेंगी वो। ठीक है, बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों का या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। अब जैसे कि बता दिया गया कि लड़कियां ऐसी, मतलब मिथ्स हैं, ऐसी मिसकंसेप्शनल चीज़ें हैं जो लड़कों और लड़कियों को लेकर बनाई गई हैं कि लड़का ये काम करेगा और लड़की ये काम करेगी, लड़का ऐसे बढ़ेगा, लड़की ऐसे बढ़ेगी। तो अब लड़कियों को कहा जाता है कि तुम हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकती, ये लड़कियों का काम नहीं है, तो लड़कों का काम है, तुम फौज में भर्ती नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें आपके फिर प्रोफेशन पर भी असर डालती हैं कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको कौन सी फील्ड में जाना है। तो उन चीज़ों पर भी ये बातें इफेक्ट डालती हैं, है ना। अच्छा जी, उसके बाद ये देखो एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि स्कूल के कुछ बच्चे हैं, उनका टूर पे जाने का प्रोग्राम बनता है। तो इस कहानी से ये बताया जा रहा है, इस स्टोरी से ये बस समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे लड़कियों के, यानी कि महिलाओं के कामों को कम मूल्यवान समझा जाता है। कौन से कामों को? जो वो घर के अंदर रह के सुबह से शाम काम करती हैं। ऑफिस में जाने वाले लड़के से जल्दी उठकर, उसके आने से, उसके सोने के बाद सोकर, उनका जो काम है, उनका जो काम करने का पूरा समय है, उसका समय को मूल्यवान नहीं समझा जाता है। और वो
वही समय जो लड़के बाहर जाकर काम करते हैं, उन पैसा कमा के लाते हैं, उसको मूल्यवान समझा जाता है। लेकिन लड़कियां, औरतें जो घर में पूरे दिन खटती हैं, उनके कामों की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये इस स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि कुछ स्कूल के बच्चे टूर पे जाना चाहते हैं, तो वो अपनी मतलब उनके साथ किसी बड़े का, पेरेंट्स का जाना आवश्यक है, तो वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि आप हमारे साथ चलेंगे, आप हमारे साथ चलेंगे। तो कहते हैं कि हमारी छुट्टी नहीं है। तो फिर कहते हैं कि तुम जसप्रीत की मम्मी से पूछो, वो तो कोई काम नहीं करती हैं, फ्री रहती हैं। तो दूसरी लड़की कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि वो कोई काम नहीं करती हैं। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर के सारे काम करती हैं, लेकिन उनके सामने इन कामों की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो कहती हैं कि अच्छा ऐसा नहीं है। वो कहते हैं तो चलो ठीक है, घर जाके पूछ लेते हैं कि आंटी के हस्बैंड क्या कहते हैं। तो वो जाके पूछती हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, ये तो कुछ काम नहीं करती हैं, ठीक है, ये तो हाउस वाइफ हैं। तो फिर वो कहा जाता है कि फिर वो लड़की उस आंटी को कहती हैं कि आप ना एक दिन काम मत करो, इनको सारा काम करें, तो फिर इनको पता चलेगा कि आप कितना काम करती हैं। तो वो एक दिन के लिए काम नहीं करती, तो उन्हें पता चल जाता है कि एक औरत के काम करने की क्या भूमिका है, एक औरत की उनकी ज़िंदगी में क्या भूमिका है, वो आपके लिए कितना काम करती है। ठीक है, उनको एक दिन में इस बात का पता चल जाता है, लेकिन वो इतने सालों से वो काम कर रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी उनकी नज़रों में। तो इस कहानी से ही ये आपको बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, अच्छा जी, देखिए, घर संभालने की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। वो ये कह के टाल देते हैं कि ये तो काम लड़कियों के ही हैं, इन्हीं के लिए बने हैं। ठीक है, इन्हीं के लिए बने हैं। घर पर काम करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर का काम नहीं करती, काफी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम करने के लिए लगाया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों का देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाले अधिकांश स्त्रियां होती है, और उनके साथ वहाँ पे कैसा बिहेव किया जाता है वो इस बात के बारे में बताएंगे। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है, यानी कि बच्चों को। ठीक है, घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह से बताया है। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती तो दोनों लड़कियां मुझसे एक रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें रोटी देती थी और खुद भी खा लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूजते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और मैं अपमानित भी महसूस करती थी। तो यहाँ बताया गया कि कैसे दूसरों के कामों को कम समझा जाता है। वो घर के काम करती हैं, वो उनके घर में वो कुछ पैसे कमाने के लिए उनके घर में काम करते हैं, तो वो उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, नौकर समझ के उनके साथ कैसे मिसबिहेव करते हैं, ये बताया गया है कि हम दूसरों के काम की वैल्यू नहीं करते, उन्हें अपने से कम समझते हैं। ठीक है, क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? अब हर कोई मेहनत करके कमा रहा है, कोई कहीं एसी में बैठ के बिजनेस करके कमा रहा है, तो कोई किसी के घर में झाड़ू पोछा करके कमा रहा है। काम सब कर रहे हैं, अपनी मेहनत से पेट भर रहे हैं, तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। घर में काम करने वाली उस हाउस वाइफ का भी, और ऑफिस में काम करने वाले उस आदमी का भी। ठीक है, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने
और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वे भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। अब आप देखिए, आप कहाँ कहते हैं कि ये सब काम तो पुरुषों के हैं, ठीक है, ये महिलाएं नहीं कर सकती, इसमें ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है। तो महिलाएं, आप पूरे दिन की डिटेल निकालिए ना, महिलाएं कहाँ कम है पुरुषों से, आप कंपेयर करके देखिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि पुरुष काम नहीं करते, घर का बहुत अच्छे से काम करते हैं, कई बहुत से पुरुष हैं जो महिलाओं से अच्छा काम करते हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी बताई गई है कि जो हमारे दिमाग में ये मिसकंसेप्शनल्स है, जो हम लड़कियों लड़कियों में भेदभाव करते हैं, मिसबिहेव करते हैं कि ये काम सिर्फ लड़कियों का है, ये काम सिर्फ लड़कों का है, हम दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, उनके काम की हम इज्जत नहीं कर पाते, हमें वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां जो हैं वो पुरुषों से अधिक काम करती हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि स्त्रियों के वेतन सहित कार्य कि वो जो बाहर, घर से बाहर रहकर काम करती हैं पैसा कमाने के लिए, वो है 23 घंटे प्रति सप्ताह के, ठीक है। और जो वे अवैतनिक यानी कि घर में रहकर काम करती हैं वो है 30 घंटे। तो आप यहीं से आइडिया लगा लीजिए कि पुरुषों के बाहर कमाने के 38 और घर में काम करने के 2 घंटे, तो कहाँ पुरुषों का टाइम है, कहाँ महिलाओं का। तो आप देखिए, महिलाएं जो है वो पुरुषों से अधिक काम करते हैं, फिर भी उनके काम को इतना मूल्यवान नहीं समझा जाता है। महिलाओं का काम और समानता, जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देने एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हमें जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है, ऐसा होता है। हमारे संविधान में हमें राइट है समानता के, लेकिन उनको फॉलो कम्प्लीटली नहीं किया जाता है, आज भी ये भेदभाव होते हैं, ठीक है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। अब देखिए, मैं आपको एक जीता जाता एग्जाम्पल देती हूँ, ये एक सच्ची बात है। मेरी दादी माँ है, ठीक है, वो अपनी एक स्कूल टाइम की बात बताती है कि उनकी एक फ्रेंड थी, वो आज के प्रेजेंट टाइम में मतलब वो टीचर रह चुकी हैं, ठीक है। और मेरी दादी माँ सिर्फ 5th तक क्लास पढ़ी है उन्होंने। क्यों? क्योंकि जब वो 4th 5th में थी तब उनका भाई छोटा था, तो उनकी केयर करने के लिए उनके परिवार वालों ने उनका स्कूल छुड़वा दिया। वो घर पे अपने काम करती और भाई बहन की केयर कर देती, तो वो उस वजह से उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन जो उनकी फ्रेंड थी वो पढ़ी आगे, तो वो टीचर बनी। तो वो हमारी दादी माँ बताती हैं कि देख लो, अगर मैं पढ़ती तो मैं भी कुछ ना कुछ बन जाती। आज वो अपने पैरों पे खड़ी है। और वो उन्होंने ये बात इसलिए छेड़ी कि उनकी फ्रेंड की शादी के बाद उनका हस्बैंड की डेथ हो गई और अब उनके पास 2 बेटियां हैं, तो वो अपना घर अच्छे से चला रही हैं, अपनी बेटियों को पाल रही हैं, उनकी शादी की है, वो इंडिपेंडेंट है, आज वो किसी पर डिपेंड नहीं है। उनके साथ ऐसी घटना घटी है तो वो ऐसा नहीं कि किसी कोने में बैठ कर रोएंगी अब तो कुछ भी नहीं हुआ, खिलाने वाला तो रहा नहीं, अब हम क्या करेंगे जी के। तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, वो पढ़ी लिखी तो वो अपने पैरों पर खड़ी हैं, ठीक है। उनके साथ जो दुखद घटना हुई उसके बावजूद भी वो अपने परिवार को चलाने में सक्षम है। तो देखिए पढ़ाई का क्या प्रभाव पड़ता है। हमें लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें उनको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहे हैं कि इसका असर उनके स्कूल जाने पर भी पड़ता है। अगर आप उनके घर के कामों में इन्वॉल्व कर देंगे तो वो स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे, उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा, है ना। तो इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। अब देखिए, लड़कियों के लिए ना ये भी बातें हैं कि लड़कियों को तो सिर्फ टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, वो सेफ रहती हैं। सुबह से 8 से 4 की जॉब होती है, अपने आराम से घर पे रहो, घर का काम भी करो और जाके जॉब भी करो। तो मतलब ये बातें बना रखी हैं कि हाँ लड़कियों को तो सिर्फ इसी लाइन में जाना चाहिए, इसके अलावा तो कुछ और लड़कियों के लिए सही है ही नहीं। पुलिस में तो हो पुलिस में तो लड़कियों को जाना ही नहीं चाहिए।
कभी नाइट ड्यूटी, कभी डे की ड्यूटी, कहीं कहीं पे ड्यूटी आ गई है, तो ऐसा भी है। कोई भी कभी मुंह पे कुछ भी बोल के चला जा रहा है। अरे ये सब बातें तो लड़कों के साथ भी होती है, फिर तुम ही लड़कियों को ही क्यों कंफर्ट जोन में रखना चाहते हो हमेशा, है ना। तो ये सब बातें हैं, हमारी मानसिकताएं हैं ऐसी। पूरे देश के कई गांवों में शासन पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ी और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियां स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सरकार भी इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, वो भी कदम उठा रही है, लेकिन हमें भी सोचना पड़ेगा। ये हम परिवार से, समाज से सीखते हैं, तो हमें वहाँ पे सुधार लाना पड़ेगा, फिर पूरे देश पे सुधार आएगा। वो ये ना, दुनिया सुधारने से पहले खुद को सुधारना पड़ता है। तो जब तक आप अपने परिवार को नहीं सुधारेंगे, खुद को नहीं सुधारेंगे, तो ये दुनिया नहीं सुधरेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उस बात को आप स्वयं नहीं मानते, लेकिन आप पूरी दुनिया को समझाना चाहते हैं कि ये गलत है, लेकिन सबसे पहले आप मानो कि ये गलत है, फिर लोग मानेंगे। तो यही बात है। ठीक है, वो जो जेंडर इक्वेलिटी है ये हमारे सोशल डेवलपमेंट गोल में आती है 5। ठीक है, अच्छा जी, तो कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या है जेंडर इक्वेलिटी, ये हम क्यों करते हैं, क्यों रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर हम बिहेव करते हैं। तो भेदभाव होता ही, हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था। ठीक है, हम ये कहाँ से सीखते हैं, क्या इनको दूर करने के क्या तरीके हैं, कौन से लेवल पर हमें काम करना चाहिए, तब तक हम खुद नहीं सोचेंगे ये सब चीज़ें चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, और जो भी आपके डाउट रह जाते हैं उन्हें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।